अच्छा, आज का काम शुरू करने से पहले थोड़ा सा आपके साथ ये डिस्कस करना है कि अभी तक आप एक्चुअल में कहाँ तक पहुँचे हैं। अभी तक आप एक्चुअल में कहाँ तक पहुँचे। प्लीज़ दरवाज़ा बंद कर। मुझे जो मेजर प्रॉब्लम है, अब ये दरमियान में आ गया 9-10 मुहर्रम। मैं तो 9 अक्टूबर की छुट्टी भी प्लान में नहीं थी मेरे, मगर ये अनफॉर्चुनेट है। और आपको बाज़-औक़ात लॉ जो है वो आप उसको कुछ भी नहीं कर सकते, मानना ही हमारे पास अल्टीमेट ऑप्शन होती है। तो उस वक्त ये था कि मैं उसको हमें उसको फॉलो करना था। फिर यही सोचा कि कुछ तो आपके पास वीडियो फॉर्म में भिजवा दें। मैं पर्सनली आई एम ऑफ द ओपिनियन के जो बच्चा आया है और वो फिज़िकली क्लास पढ़ना चाह रहा है, तभी तो वो फिज़िकल एनरोल हो रहा है, तो वो उसको वीडियोस एक हद तक ही दी जा सकती हैं जो मजबूरी वाली हैं। वरना मेरी अपनी पर्सनल प्रेफरेंस ये होती है कि मैं आप लोगों को जो काम है क्लास में मैक्सिमम खुद कराऊं और मेरी मौजूदगी में आप करें। आप मेरा पॉइंट पिक कर रहे हैं। ये असल एक मेन मेरा एम होता है। और मैं सोच रहा था कि यार जो बच्चा घर से आया और वो ये सोच के आया कि मैंने पढ़ना है और उसने इसीलिए फिजिकल वाले बैच में एनरोल कराया, ऑनलाइन नहीं लिया, तो फिर उसको वीडियो भेजना जो है वो मेरे लिए मेरे जो अपना क्राइटेरिया है उसमें मुझे मुश्किल लगता है। बहरहाल जो जिस हद तक मुमकिन है मैंने आपको 3-4 दिनों के हवाले से सिर्फ 2 वीडियोस शेयर की हैं, और वो भी सिर्फ इसलिए कि आप लोग उसको कवर कर लें। मुझे एक बार बता दीजिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स वाला टॉपिक क्या आपने कवर कर लिया, येस और नो? अगर आप में से किसी बच्चे को उस एरिया में कोई सवाल पूछना चाह रहा है तो मैं हाजिर हूं। सर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स वाला जो टॉपिक है वो उस चैप्टर नंबर 1 का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2 बातें ऐसी हैं चैप्टर नंबर 1 की जो मेरा दिल चाहता है कि भाई अगर आप में से किसी को भी थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है तो मैं उसको कवर कराऊं। एक जो बात है वो आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स है, जिसमें बड़ा क्विक रिकैप देने लगा हूं ताकि हम जहां से हमारी फिजिकल क्लास डिसकंटिन्यू हुई थी मैं उसको वहीं से ही कनेक्ट कर लूं। चूँकि फिस्कल एडिक्वेसी और इक्वालिटी और थ्योरेटिकल जस्टिस की बात तो हम कर चुके थे लास्ट क्लास में। एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी की बात हमने करनी थी। आपके कैमरे में इसका व्यू ठीक आ रहा है, मुझे ज़रा बताइएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी की हमने जब बात करनी थी तो उसमें हमने हाँ जी एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी की बात करनी थी तो हमने कहा था उसमें 4 चीज़ें होती हैं। चीज़ नंबर 1, क्लियर एंड प्लेन, टैक्स शुड बी क्लियर एंड प्लेन। ये वाली बात एडम स्मिथ ने भी कही थी जब वो आपको सर्टेनिटी बढ़ा रहा था, जब वो सर्टेनिटी की बात करता है। और कन्वीनियंट एज टू टाइम एंड मैनर, ये वाली बात भी एडम स्मिथ ने कही थी। और नॉट अनड्यूली बर्डनसम टू डिस्करेज बिजनेस एक्टिविटी, ये वाली बात भी एडम स्मिथ ने कही थी। इसमें एक चौथी वाली बात थी जो नहीं थी, और वो था कि एडिक्वेट और वेल ट्रेन्ड पब्लिक ऑफिशियल्स होने चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी के हवाले से उसने ये 4 बातें की थी। जो काम करने वाले हैं टैक्स के दफ्तर में वो तादाद में भी पूरे होने चाहिए और काबिलियत में भी पूरे होने चाहिए, ये बात हुई थी। फिर उसके बाद आ गया कंसिस्टेंसी और कंपैटिबिलिटी विद इकोनॉमिक गोल्स। कंसिस्टेंसी और कंपैटिबिलिटी विद इकोनॉमिक गोल्स, और इसमें क्या था कि यार टैक्स जो है, जो टैक्स के एफबीआर का जो हेड है, वो जो टैक्स के हवाले से प्लानिंग कर रहा है, बातचीत कर रहा है, वो आपके वजीर आजम या ओवरऑल इकोनॉमिक गोल्स के साथ क्या होने चाहिए, इन लाइन होने चाहिए। यानी मैंने ये बात पहले भी ऑनलाइन लेक्चर जिसमें शेयर किया उसमें भी आपको बताई कि भाई अगर आप कह रहे हैं कि हमने अवाम को रिलीफ देनी है और आप पेट्रोल की प्राइस पे 10 रुपये टैक्स बढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब है ये दोनों बातें इन लाइन नहीं है। आपका इकोनॉमी का क्या गोल है और आपका टैक्स का क्या गोल है, दे शुड बी इन लाइन। और वो कहता है जी जाहिर बात है जो प्रोग्राम्स हैं गवर्नमेंट के जिनका ताल्लुक बेसिक सर्विसेज इंटेंडेड फॉर द मैसेज है, मैसेज यानी अवाम,
जो अवाम बेसिक सर्विसेज जो कि अवाम के लिए है, उसके हवाले से जो लॉज हैं वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए विद द इकोनॉमिक पॉलिसी। सर जी ये चार बातें आपके साथ डिस्कस की थी प्रिंसिपल ऑफ साउंड टैक्सेशन सिस्टम में। 2 बार ये वाला सवाल आ चुका है पेपर में, और वो पूछता क्या है, वो कहता है जनाब फिस्कल, वो कहता है प्रिंसिपल ऑफ साउंड टैक्सेशन सिस्टम बताएं, और उसमें आपने उसको बताना क्या है, और उसमें आपने उसको ये चार बातें बतानी है। एक फिस्कल एडिक्वेसी होना, इक्वालिटी और थ्योरेटिकल जस्टिस, एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी और कंसिस्टेंसी और कंपैटिबिलिटी विद द इकोनॉमिक गोल। मुझे एक बार बता दीजिए क्या ये चारों बातें आपको समझ आ गई, यस और नो? फिर उसके बाद हम आगे आ जाते हैं और आगे हम बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स की। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो डायरेक्टली टैक्स पेयर गवर्नमेंट को देता है, और इनडायरेक्ट वो टैक्स है जो टैक्स पेयर इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को देता है। डायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली गवर्नमेंट को देता है, इनडायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को देता है। जो डायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली गवर्नमेंट को देता है उसकी एग्जांपल है इनकम टैक्स, उसकी एग्जांपल है कैपिटल वैल्यू टैक्स, उसकी एग्जांपल है कॉर्पोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स। और जो टैक्स इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को देता है उसकी एग्जांपल है कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी क्या होती है? पाकिस्तान की हदूद से जो चीज बाहर जाएगी या अंदर आएगी, जो पाकिस्तान का बॉर्डर पार करेगी, उस पर जो ड्यूटी टैक्स टैरिफ लगता है उसको कस्टम ड्यूटी कहते हैं। सर 3-4 लफ्ज हैं टैक्स के, टैरिफ भी है, रेट्स भी है, टैक्स भी है, और ड्यूटी भी है, चार्ज भी है। ये सारी चीजों का मतलब क्या है? टैक्स ही है। याद रखना अगर लग्जरी आइटम इंपोर्ट करेंगे तो उस पर टैक्स ज्यादा लगेगा, अगर नेसेसरी आइटम इंपोर्ट करेंगे तो उस पर टैक्स कम लगेगा। सर समझ आ रही है? ये क्यों? कस्टम ड्यूटी। सर आप इंपोर्ट कर रहे हैं ना, इंपोर्ट ज्यादा होगी तो आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड खराबी की तरफ चला जाएगा, अनफेवरेबल हो जाएगा। कस्टम ड्यूटी में ये वाली बात थी। फेडरल एक्साइज ड्यूटी FED, कुछ मखसूस चीजों पर फेडरेशन जो है, विफाक जो है वो ड्यूटी लगाती है, उसे फेडरल एक्साइज ड्यूटी कहती है। चीनी पर, सीमेंट पर, तंबाकू पर, सिगरेट पर, इस तरह की चीजों पर लगती है। और कुछ टैक्सेस जो है, इनकम पे जो टैक्स लग रहा है वो इनकम टैक्स, बाज़ औक़ात कुछ चीजों पे टैक्स वेट की बेस पर लगता है, बाज़ औक़ात कुछ चीजों पे टैक्स क्वांटिटी की बेस पर लगता है, बाज़ औक़ात कुछ चीजों पे टैक्स वैल्यू की बेस पर लगता है। ऐसा हो सकता है। जनरली हम देखते हैं 100 रुपए की चीज़ है उसके ऊपर 18 रुपये टैक्स लगा हुआ है, 118 की मार्केट में बिक रही होती है, वो प्राइस पे टैक्स होता है। बाद चीज़ों पे टैक्स लगता है किलो के हिसाब से, फी किलो 10 रुपये टैक्स। तंबाकू पे जो टैक्स लगता है वो किलो के हिसाब से लगता है। सिगरेट पे जो टैक्स लगता है वो क्वांटिटी के हिसाब से लगता है, जितने नंबर्स होते हैं उतना टैक्स, यूनिट के हिसाब से। सर जी सेल्स टैक्स, सेल्स पे जो टैक्स होता है उसको सेल्स टैक्स का, सेल्स पे जो टैक्स होता है, इंपोर्ट पे जो, जाहिरन तो सेल्स टैक्स से लगता है जैसे सेल्स पे टैक्स है, लेकिन सिर्फ सेल्स पे नहीं, इंपोर्ट पे, एक्सपोर्ट पे, क्या कहते हैं, कंजम्पशन पे और प्रोडक्शन पे और मैन्युफैक्चरिंग पे, सारी चीज़ों पे टैक्स लगता है। सेल्स टैक्स बड़ी डिटेल से आपको हमने पढ़ाना है, 30 नंबर का आपके पेपर में आता है सेल्स टैक्स, वहाँ बड़ी डिटेल में पढ़ाएंगे। यहाँ पर तो जब इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ा रहे थे तो उसमें थोड़ा सा तारुफ आ गया, 18% टैक्स लगता है, ये सेल्स टैक्स कहलाता है। सर जी उसके बाद ये हिस्ट्री थी, और हिस्ट्री वीडियो में आपको समझ आ गई थी, यस और नो? मैं तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इनडायरेक्ट टैक्स काफ़ी बार पेपर में है वो मैंने कवर करा दिया। सर जी पास्ट पेपर्स जो आपके साथ शेयर किए हैं उसमें क्या, उसमें आपको कोई दिक्कत तो नहीं आई? सर चैप्टर नंबर 1 के पास्ट पेपर्स जो मैंने वीडियो शेयर किया वो कवर किए थे? यार हाँ ना ही कर दे हो, आगे चलूं या करवा दूं ये बता दें। कितने बच्चे कहते हैं कि करवा दें? ठीक है जी। सर जी इसमें जो पास पेपर में काम के सवाल हैं उसमें सबसे पहले तो फिर ये कराना पड़ेगा, इस बार मैं इस टाइप का सवाल एक्सपेक्ट कर रहा हूं आपके पेपर में।
एक्सप्लेन व्हाट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फॉलोइंग टैक्स लॉज आर। टैक्स लॉज के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? अगर कोई अमाउंट बैंकिंग चैनल के अलावा आपने वसूल किया है तो टैक्स वाले उसे इनकम ट्रीट करेंगे, उस पर टैक्स लगाएंगे। ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। इस टैक्स को लगाने का मकसद क्या है? डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी। मूवेबल एसेट्स ऑफ द टैक्स पेयर, गाड़ी पे टैक्स लगा रहे हैं, गाड़ी पे टैक्स लगाने का मकसद क्या है? अमीर आदमी से टैक्स कलेक्ट करना और गरीब पर खर्च कर देना, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। सर लग्जरी गुड की इंपोर्ट पे टैक्स लगाना, सर जी अननेसेसरी गुड्स की इंपोर्ट को डिस्करेज करना, अलाउएबिलिटी ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले खर्चे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले खर्चों पे टैक्स लगाना, उसको अलाउ करना यानी खर्चा माइनस करने की इजाजत होना। सर इजाजत होना, रिसर्च और डेवलपमेंट वाले खर्चे करने की इजाजत होना, टैक्स में इजाजत देते हैं। इसका मकसद क्या है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करना। एक्सपोर्ट पे 0% टैक्स लगाना, एक्सपोर्ट को, यार हमारा कंक्लूजन एक था, आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, जिस चीज पे टैक्स कम कर रहे हैं या टैक्स माफ कर रहे हैं, इसका क्या मकसद है? उसको प्रमोट करना, एनकरेज करना। जिस चीज पे टैक्स ज्यादा लगा रहे हैं, टैक्स बढ़ा रहे हैं, इसका क्या मकसद है? उसको डिस्करेज करना। सर जी पढ़ाया हुआ है ना। जहां पर इनकरेज और डिस्करेज दोनों समझ ना आए तो एक बात तो पक्की है कि जी रेवेन्यू कलेक्शन तो एक मकसद होता है, यस और नो। बस ये चीजों को अपने जेहन में रखना है। सर जी टैक्स क्रेडिट ऑन, अब टैक्स क्रेडिट का क्या मतलब है? टैक्स में कमी देना। डोनेशन पर अगर टैक्स क्रेडिट दे रहे हैं तो उसका क्या मकसद है? डोनेशन को एनकरेज करना। टैक्स एग्जेम्पशन टू सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट, सॉफ्टवेयर की एक्सपोर्ट पे टैक्स एग्जेम्पशन दिया तो इसका क्या मतलब है? उसको एनकरेज करना, प्रमोट करना। सैलरी इनकम पे टैक्स लगाना, अब सोचो सैलरी इनकम पे टैक्स लगाने का क्या मकसद हो सकता है? सैलरी को डिस्करेज करना, दैट डजंट मेक सेंस। क्या ख्याल है सर? फिर हमारे पास जहां पर ये बात समझना है वहां पर आखिरी हल क्या मौजूद है? रेवेन्यू तो कलेक्ट हो ही रहा है। सर पास पेपर क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 ये बिल्कुल सीधे सीधे हैं और मेनली उसने नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स पूछे हुए हैं। हाँ अलबत्ता मैं क्वेश्चन नंबर 6 आपको करवाने लगा हूँ। स्टेट 1 ऑब्जेक्टिव ऑफ द टैक्स लॉज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हाई टैक्स रेट ऑन हाई इनकम, हाई इनकम पर ज्यादा इनकम पर ज्यादा टैक्स, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। हाई टैक्सेस ऑन इंपोर्ट ऑफ लग्जरी गुड्स, सर जी मेरे साथ तो जवाब दो। लग्जरी गुड्स की इंपोर्ट को डिस्करेज करना। टैक्स कैरिड ऑन डोनेशंस, एनकरेज करना डोनेशंस को। टैक्स कैरिड ऑन इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स को एनकरेज करना। क्रिएशन ऑफ टैक्स फ्री जोन, डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी की पहली लाइन यही जुमला था, क्रिएशन ऑफ टैक्स फ्री। सर इंडिविजुअल और कंपनीज पे टैक्स लागू करना। अब यहां पर डिस्करेज वाली बात तो नहीं आना, क्या आना है? रेवेन्यू। टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन नॉट मेड थ्रू बैंकिंग चैनल। सर जी अगर आप बैंकिंग चैनल के जरिए ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे और तो उस पर टैक्स लागू हो रहा है, इसका क्या मकसद है? शाबाश, इसका मकसद है इसका मकसद है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी। सर सेल्स टैक्स एक्ट 1990 के जरिए टैक्स देना, 0 रेटिंग कर देना। एक्सपोर्ट को एनकरेज करना, 0 रेटिंग एक्सपोर्ट की होती है, एक्सपोर्ट को एनकरेज करना। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6। सर जी एक सवाल और करवाना है लेकिन अब की बारी जवाब आप देंगे, ठीक हो गया? चलो मिसाल ले लें, आपने कोई वीडियो भी नहीं देखी तब भी कम से कम इतना एक्टिव तो होना चाहिए ना कि ये चीजें पिक करें, यस और नो। अब जरा जवाब दे देंगे यस और नो? मेरे साथ चलो यार, जरा क्लास में वो एनर्जी नहीं नजर आ रही जो मेरा दिल चाहता है, वो जरा मेरे साथ रहे। ये देखें, हाई टैक्स रेट ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स, डिस्करेज करना इंपोर्ट को।
अब अगर कोई बच्चा ये कि लग्जरी गुड्स की इंपोर्ट को डिस्करेज करना, तो उसका जवाब गलत है। क्यों? इसने लग्जरी गुड की बात की है, तो फिर आपने जवाब में भी लग्जरी गुड की बात। जीरो रेटिंग अंडर सेल्स टैक्स एक्ट, एनकरेज एक्सपोर्ट या प्रमोट एक्सपोर्ट, शाबाश। डिक्रीज इन सेल्स टैक्स रेट, सर आप सेल्स टैक्स रेट कम करते हैं। मैंने आपको कहा था इन्फ्लेशन के इफेक्ट को काउंटर किया जाता है टैक्स के जरिए, याद है? सर उसने टैक्स रेट कम कर दिया ताकि इन्फ्लेशन के इफेक्ट को क्या किया जा सके, काउंटर। सर टैक्स ऑन कैश डिपॉजिट या विड्रॉल बाय नॉन फाइलर, सर आप अगर नॉन फाइलर हैं या आप कैश विड्रॉ कर रहे हैं बैंक से, तो उस पर टैक्स लगेगा। सर ये डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी। इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्स हॉलिडे पीरियड फॉर कंस्ट्रक्शन रिलेटेड इंडस्ट्री, जी भाई शाबाश। इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्स हॉलिडे पीरियड फॉर कंस्ट्रक्शन रिलेटेड इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड इंडस्ट्री को टैक्स माफी जो दी है, टैक्स हॉलिडे जो दी, तो इसका क्या मकसद है? उसको क्या कर रहे हैं आप? एनकरेज कर रहे हैं। हाई टैक्स रेट ऑन इंटरेस्ट इनकम, सर बैंक में पैसे रखवा के इंटरेस्ट लेने को डिस्करेज कर रहे हैं। सर समझ आ रही है? वो बिजनेस को एनकरेज करते हैं। डिक्रीज इन टैक्स रेट फ्रॉम ऑनलाइन सेल, ऑनलाइन सेल को क्या कर रहे हैं? इनकरेज कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। टैक्स क्रेडिट टू पर्सन फॉर एम्प्लॉइंग फ्रेश ग्रेजुएट्स, जो बंदा फ्रेश ग्रेजुएट्स को नौकरी देगा उसको टैक्स क्रेडिट मिलेगा। इसका मकसद क्या हुआ? अनएम्प्लॉयमेंट को रोकने के लिए, या जो फ्रेश ग्रेजुएट्स को जो एम्प्लॉयमेंट दे रहा है उसको क्या कर रहे हैं आप? एनकरेज कर रहे हैं। सर जी समझ आ रही है? उसके बाद आ गया हाई टैक्स रेट ऑन लग्जरी आइटम्स, डिस्करेज करना लग्जरी आइटम को। क्यों जी? लग्जरी आइटम, एक तो बात है कि इसमें इंपोर्ट का लफ्ज नहीं है, तो आपने जो 2 बार पहले पढ़ा इंपोर्ट ऑफ लग्जरी गुड को डिस्करेज करना, यहां पर इंपोर्ट की बात ही नहीं कर रहा। शाबाश। सर गौर से बात सुने, ये पॉइंट बड़ा बड़ा डिफरेंट है। जनरली बच्चे ये लिख देंगे जी लग्जरी गुड को डिस्करेज करना, अगर पाकिस्तान में स्पोर्ट्स बाइक बन रही तो उसे डिस्करेज कर दें। क्यों करें? अपने बंदों का फायदा नहीं हो रहा, पाकिस्तान में बन रही है। सर आप लग्जरी आइटम होती है अमीर बंदे की आइटम, उस आइटम पे टैक्स ज्यादा लगा रहे हैं और वो टैक्स लेके गरीब आदमी पे खर्च करेंगे, तो इससे क्या अचीव होगा? यार मेरी बात लॉजिकली समझे हो? ये असल गेम है फेयर डिस्ट्रीब्यूशन में। सर जी अलाउ एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एनकरेज करना, प्रमोट करना रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। सर जी मेरी ख्वाहिश थी कि वहीं से ही शुरू कर दूं ताकि कोई गैप ना रहे। मुझे एक बार बता दीजिए चैप्टर 1 के हवाले से कोई सवाल। मैं एक बात आपको सच बताऊं, आप क्लास लेके भी अगर साथ साथ नहीं पढ़ रहे तो ये एब्सोल्युटली गलत है। अगर आप क्लास लेके रेगुलर ना रहे और बस यहाँ पे आते रहे और सारे दोस्तों से मिलते रहे और 4 हेलो हाय और हो गई और उसके बाद आपका टाइम गुजर गया और उसके बाद फिर वही आखिरी महीना आया और आपने फिर वही वाली पिछली वाली किताब उठाई और उसको रट्टा लगाया, तो सर आपने इस क्लास से कुछ हासिल नहीं किया। जो मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम नजर आई है आज के लेक्चर में आप लोगों को देखकर, वो ये कि आप जिस तरह गए थे अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही वापस आए, एक लफ्ज नहीं पढ़ा आपने। मैक्सिमम बच्चे वो हैं जो ना इसलिए नहीं कह रहे कि खामोशी में ही आफियत है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे, मुझे जो फील हुआ है और मुझे यकीन है ऑनलाइन में भी इसी तरह ही होगा, जैसे कि हैं वैसे ही वापस आए हैं, एक लफ्ज नहीं पढ़ा। क्योंकि अभी पेपर उतने सारे पे हैं ही नहीं, तो पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। पढ़ेंगे तो तब जब 1 हफ्ते बाद पेपर होगा, ताकि बंदा पेपर के करीब जाए कह सके अगर थोड़ा टाइम और होता ना तो मैंने नहीं डाल देनी थी। वो टाइम कभी आना ही नहीं है, क्योंकि जब आपके पास टाइम होगा तब आप पढ़ेंगे नहीं, और आप तब पढ़ेंगे जब बिल्कुल सर पे पेपर होंगे, पीक पे प्रेशर जाएगा,
उस वक्त आपको लगेगा कि थोड़ा सा टाइम और होता। सर मैं आपको आज कहता हूं ये थोड़ा सा टाइम आ जाए, ठीक है, तो ये बार 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 अपने आप को कहें कि वो थोड़ा सा टाइम आ जाए, अगर होता तो आप पढ़ लेते। तो पेपर फरवरी के महीने में ये सोचना कि थोड़ा सा टाइम और होता, दैट विल नॉट वर्क। आज मैं आपको बार बार कह रहा हूँ वो थोड़ा सा टाइम आ जाए। सर प्लीज़ मेक श्योर करें। मुझे सबसे बड़ा गिला ही असल में ये है कि आप लोगों के चेहरों पे लिखा हुआ है कि आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा, आप जिस तरह गए थे वैसे ही वापस आए हैं। सर फेडरल एक्साइज ड्यूटी इनडायरेक्ट टैक्स है। अच्छा, फेडरल एक्साइज ड्यूटी चीजों पर लगती है, सिगरेट पर, तंबाकू पर, सीमेंट पर। ये चीज अगर इंपोर्ट होगी तब भी लगेगी, हाँ जी। अगर एक्सपोर्ट होगी तब भी लगेगी, नहीं। अगर एक्सपोर्ट करेंगे तो इस पे 0% टैक्स होगा, ये उसने बताया। और कोई सवाल? कस्टम ड्यूटी में भी मैं आ जाता हूं सर, कस्टम ड्यूटी वाली बात भी आपको बता देता हूं। कस्टम ड्यूटी में वो पता है क्या कह रहा है? कस्टम ड्यूटी में वो कह रहा है कि जो गुड्स इंपोर्ट की हैं या जो गुड्स इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जाती हैं, जो भी पाकिस्तान की हदूद से चीज़ बाहर जाती है या बाहर से पाकिस्तान आती है तो उस पर कस्टम ड्यूटी लगती है। ज़्यादा टैक्स लगता है लग्जरी आइटम पर और लेस एसेंशियल आइटम्स पर, और इंपोर्ट पर टैक्स कम लगता है अगर आप प्लांट इंपोर्ट करें या रॉ मटेरियल इंपोर्ट करें। इसमें अगर आप एक्सपोर्ट करें तो मैं आपको बता दूं कि इसमें कस्टम ड्यूटी मेनली नहीं लगती, कस्टम इंपोर्ट पे लगती है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक्सपोर्ट को एनकरेज करने के लिए उस पर कस्टम ड्यूटी नहीं लगाते, उस पर सेल्स टैक्स नहीं लगाते। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? ये पॉइंट है। और कोई सवाल? क्या आपको पॉइंट क्लियर हुआ जी? इंपोर्ट, देखिए एक बात समझिए, कुछ टैक्स लगता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर टैक्स लग रहा है, और कुछ प्रोडक्ट पे टैक्स लगता है। जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी है ना वो प्रोडक्ट पे लगती है, अगर आप उसको बेचेंगे सेल्स टैक्स है, ट्रांजैक्शन पे लगती है, जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं तब लगती है। फेडरल एक्साइज ड्यूटी ये भी एक ड्यूटी है, ये उस प्रोडक्ट पे लगती है, उस आइटम पे लगती है। गिनती की आइटम्स है, 16 आइटम्स है। असल में हमारे स्कोप में एफईडी है नहीं, सीफैप में इंशाल्लाह आप पढ़ेंगे। अलबत्ता एक चीज़ है कि भाई आपने ये कहा कि कस्टम ड्यूटी जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो ड्यूटी नहीं लगेगी, जब आप एक्सपोर्ट करें तो एफईडी भी नहीं लगेगी, जब आप एक्सपोर्ट करें तो सेल्स टैक्स भी नहीं लगेगा। आप एक्सपोर्ट को इनकरेज कर रहे हैं, इस वजह से ये वाले सारे टैक्सेस नहीं लग रहे। लेकिन अगर आप इंपोर्ट करेंगे वही वाली आइटम तो उस पर कस्टम ड्यूटी भी लगेगी, उस पर एफईडी भी लगेगी अगर एप्लीकेबल होगी, और उस पर सेल्स टैक्स भी लगेगा अगर एप्लीकेबल होगा। सर और कोई सवाल चैप्टर 1 के हवाले से? चैप्टर नंबर 1 के हवाले से कोई और सवाल? चैप्टर नंबर 4 बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ टैक्सेशन, चैप्टर नंबर 4। Income tax law deals with levy of tax on income of a person। सर मैं अब आपको इनकम टैक्स की तरफ लेके जाने लगा हूं, और
इनकम टैक्स यानी इनकम पर टैक्स, इनकम टैक्स यानी इनकम पर टैक्स। कौन सी इनकम? जो आपने पैसे कमाए हैं उस पर टैक्स। जो पैसे कमाए हैं उस वो इनकम है, इनकम पे टैक्स लगना है। लेकिन इनकम जो कैलकुलेट करनी है वो किन असूलों के मुताबिक करनी है? सर हम आम तौर पर प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, इनकम कैलकुलेट करते हैं, वो इनकम किन असूलों के मुताबिक करते हैं? अकाउंटिंग के असूलों के मुताबिक करते हैं। तो सवाल ये है इनकम पे टैक्स लगना है तो जो इनकम कैलकुलेट की होगी वो किन असूलों के मुताबिक की होगी? क्या अकाउंटिंग के असूलों के मुताबिक की होगी? तो इसका जवाब है नो। तो किन असूलों के मुताबिक की होगी? टैक्स के असूलों के मुताबिक। इनकम जो टैक्स के असूलों के मुताबिक कैलकुलेट की गई है, और टैक्स कितना लगेगा? जितना इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में कहा गया है, जितना इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में कहा गया। ये टैक्स के रूल्स कहाँ पर लिखे हुए हैं? ये सारे टैक्स के रूल इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में लिखे गए हैं, एप्लीकेबल टैक्स रूल्स। अब सवाल ये है कितने पीरियड की इनकम पे टैक्स लगेगा? कितने पीरियड की इनकम पे टैक्स लगेगा? यार 1 माह की इनकम पे टैक्स लगेगा, 6 माह की इनकम पे टैक्स लगेगा, या 1 साल की इनकम पे? सर जी 1 साल की इनकम पे टैक्स लगेगा, 1 साल की इनकम पे टैक्स लगेगा। अगला सवाल ये पैदा होता है ये साल शुरू कब से होगा और खत्म कब होगा? आम तौर पे 1 साल हमारे यहाँ जो साल होता है वो 1 जनवरी से शुरू होकर 31 दिसंबर पर ख़त्म होता है। हमारा कैलेंडर भी इसी तरह ही होता है और उसको कहा जाता है कैलेंडर ईयर। लेकिन टैक्स के हवाले से हम कैलेंडर ईयर इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि कौन सा ईयर इस्तेमाल करते हैं? फिस्कल ईयर। और ये शुरू होता है 1 जुलाई से और ख़त्म होता है 30 जून पे। इस पीरियड में कमाई गई इनकम को हमने एफबीआर के सामने पेश करना होता है और उस पर टैक्स देना होता है। और नॉर्मली जो टैक्स ईयर होता है, नॉर्मली जो टैक्स ईयर होता है वो ये फिस्कल ईयर होता है, इसीलिए उसको कहते हैं नॉर्मल टैक्स ईयर। और पता है नॉर्मल टैक्स ईयर को कैसे डिफाइन करता है? वो कहता है नॉर्मल टैक्स ईयर 12 माह का पीरियड है, नॉर्मल टैक्स ईयर 12 माह का पीरियड है और खत्म कब होता है? 30 जून पे। जो पीरियड 12 माह का हो और 30 जून पर खत्म हो उसे नॉर्मल टैक्स ईयर कहा जाता है। 12 माह का पीरियड 30 जून पर खत्म हो उसे नॉर्मल टैक्स ईयर कहा जाता है। 12 माह का पीरियड 30 जून पे खत्म उसे नॉर्मल टैक्स ईयर कहा जाता है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। अब सारे बंदों को कहा गया कि आपने अपनी इनकम एफबीआर के सामने पेश करनी है, वो वाली इनकम जो 1 साल की इनकम है, वो साल जो शुरू 1 जुलाई से होकर 30 जून पर हुआ। सब लोगों ने अपनी इनकम एफबीआर को शो करनी है और उस पर टैक्स देना। यहाँ तक तो बात समझ आ गई थी, मगर एक मसला आ गया। मसला यह है कि कुछ लोगों ने कहा हम उसका हिसाब कैसे करेंगे? हमारे लिए 1 जनवरी से 31 दिसंबर के पीरियड का हिसाब करना आसान है। बैंक वालों ने कहा हम तो भाई हिसाब ही नहीं सही से कर सकेंगे, हम इस डेटों का हिसाब करते हैं और आपकी मेहरबानी आप हमें इजाज़त दें कि हम 1 साल का पीरियड जो 31 दिसंबर पे ख़त्म हो रहा है इस पीरियड की रिटर्न जमा कराएं, इस पीरियड में कमाई जाने वाली इनकम एफबीआर को शो करके उस पर टैक्स जमा कराएं। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? तो ये 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का पीरियड था और इसे कहा गया था स्पेशल टैक्स ईयर।
टैक्स वालों ने उसको इजाजत दे दी, चूंकि इसके पैटर्न ऑफ इनकम मुख्तलिफ था। इन्होंने कहा कि हम एक्यूरेटली इनकम शो नहीं कर सकेंगे, यह हमारे लिए बड़ी मुश्किल होगी। टैक्स वालों ने इनके केस को समझा और इन्हें इजाजत दे दी, और ये 12 माह का पीरियड था जो खत्म कब होता था? 30 जून पे खत्म नहीं होता था। स्पेशल टैक्स ईयर वो टैक्स ईयर है जो 12 माह का पीरियड और 30 जून पर खत्म ना हो, उसे स्पेशल टैक्स ईयर कहते हैं। नॉर्मल टैक्स ईयर 12 माह का पीरियड है और 30 जून पर खत्म हो। यार मेरी बात पिक कर ली है। एक नॉर्मल टैक्स ईयर है, नॉर्मल टैक्स ईयर 30 जून पर खत्म हो, स्पेशल टैक्स ईयर 30 जून पे खत्म। मैं जब भी आपको कहूंगा नॉर्मल टैक्स ईयर, तो आपके जेहन में क्या आना चाहिए? 30 जून पे खत्म हो। और जब भी मैं आपको कहूँ स्पेशल टैक्स ईयर, तो आपके जेहन में क्या आना चाहिए? 30 जून पे खत्म। तो भैया एक तरफ आ गया नॉर्मल टैक्स ईयर, और फिर मैंने आपको ये भी बताया कि ये स्पेशल टैक्स ईयर इवॉल्व क्यों हुआ। असल में कुछ लोगों की पैटर्न ऑफ इनकम ही ऐसे थे कि उनके लिए मुमकिन नहीं था कि वो एक्यूरेटली अपनी इनकम को कैलकुलेट करके उस पर टैक्स जमा कराएं। तो उन्होंने एफबीआर को दरख्वास्त दी कि हम आपको पूरे साल की इनकम शो करके उस पर टैक्स देंगे, बस हमारे लिए मसला ये कि हमारा साल 1 जुलाई से शुरू ना करो, हमारा साल किसी और डेट से शुरू करके किसी और डेट पर ख़त्म कर दो। अब बैंक्स ने कहा, बैंक्स की दरख्वास्त मान ली, इंश्योरेंस कंपनी वाले भी इनके पीछे आ गए, उनको भी उन्होंने अलाउ कर दिया। सर शुगर मिल वाले आए, उन्होंने कहा सर जी हमारी फसल ही तैयार नहीं होती, हमें गन्ना मिलता है, उस कमाद की फसल से, कमाद ही होता ना भाई, उसकी फसल तैयार होगी, वो गन्ना हमें मिलेगा, हम उसे चीनी बनाएंगे। ये साइकिल हमारा 31 दिसंबर पे कंप्लीट नहीं होना, ये साइकिल तो हमारा कंप्लीट होना है 30 सितंबर पे। तो आपकी मेहरबानी आप हमें इजाजत दें, हम 1 अक्टूबर से 30 सितंबर के पीरियड की इनकम आपको शो करेंगे और उस पर टैक्स जमा करवा देंगे। टैक्स वालों ने इनको भी क्या कर दिया? इजाजत दे दी। टैक्स वालों ने इनको भी इजाजत दे दी। तो सर ये स्टोरी है कि किस तरह नॉर्मल टैक्स ईयर था पहले, फिर स्पेशल टैक्स ईयर पे हम आए। अब तीसरी बात करने लगा हूं, और तीसरी बात यह है कि नॉर्मल टैक्स ईयर से स्पेशल टैक्स ईयर तक कोई और बंदा आ सकता है? हाँ जी आ सकता है। उसका क्या तरीक़ेकार है? उसका तरीक़ेकार ये है कि वो क्या करे, वो कमिश्नर को दरख्वास्त दे। आइए मेरे साथ, मैं आपके सामने एक नक्शा रखता हूँ, वो देखेंगे तो पिक्टोरियल इंशाल्लाह ज़हन में बैठ जाएगा। सर एक बंदा चाहता है मेरा साल नॉर्मल टैक्स ईयर से स्पेशल टैक्स ईयर पे हो जाए, और यहाँ स्पेशल टैक्स ईयर से नॉर्मल टैक्स ईयर पे आ जाए। अगर कोई बंदा ये बात चाहता है तो उसे क्या करना पड़ेगा? कमिश्नर को दरख्वास्त देगा, उससे कहेगा मेरा टैक्स ईयर तब्दील कर दो, नॉर्मल से स्पेशल या स्पेशल से नॉर्मल पे। कमिश्नर क्या देखेगा? क्या वाकई ज़रूरत है या ये बंदा फिल्म चला रहा है? कमिश्नर ये देखेगा क्या कोई जेन्युइन नीड है या नहीं। अगर कमिश्नर ने ये नतीजा निकाला वाकई कोई जेन्युइन नीड है तो कमिश्नर उसको इजाज़त दे देगा, और अगर कमिश्नर ने नतीजा निकाला कि कोई जेन्युइन नीड नहीं है तो कमिश्नर उसको इजाज़त नहीं देगा। अब ये बंदा जो जिसको शर्मिंदगी महसूस हो रही है, कमिश्नर ने कहा है नहीं, उसके पास क्या चाह रहा है? उसके पास ऑप्शन ये है कि वो किसके पास चला जाए? बोर्ड के पास चला जाए, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, बोर्ड के पास चला जाए, और बोर्ड का फैसला फाइनल होगा। तो भाई अगर कमिश्नर को लगा कि हाँ वाकई कंपेलिंग नीड है तो कमिश्नर से इजाजत दे देगा। सर कमिश्नर ने इजाजत दे दी, 1 महीने बाद कमिश्नर को पता चला इसने तो हमें उल्लू बना दिया, इजाजत देने के बाद भी विड्रॉ कर सकता है, इजाजत देने के बाद भी विड्रॉ कर सकता है। सर
चेंज ऑफ टैक्स ईयर। सुनना ज़रा, बड़ी आसान सी 4-5 बातें हैं। नॉर्मल से जब मैं कहता हूँ नॉर्मल, तो आपके दिमाग में पता क्या आना चाहिए? 30 जून। जब मैं कहता हूँ स्पेशल, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? 30 जून नहीं, यही आना चाहिए ना। अच्छा देखो, नॉर्मल से स्पेशल के, स्पेशल से नॉर्मल पे जानता, कमिश्नर को दरखास्त दी, कमिश्नर ने देखा कंपेयरिंग नीड है, अगर कमिश्नर ने कहा हाँ कंपेयरिंग नीड है, तो कमिश्नर इजाज़त दे देगा। एक बार इजाज़त देने के बाद भी विड्रॉ कर सकता है। हाँ, अगर कमिश्नर ने देखा कोई कंपेयरिंग नीड नहीं है, तो कमिश्नर ना कर देगा, कमिश्नर रिफ्यूज़ कर देगा। तो इसकी दरख्वास्त किधर जा सकती है? तो वो वाला बंदा जो जिसको ना हुई है, वो बोर्ड के पास चला जाएगा और बोर्ड का फैसला फाइनल होगा। सर ये प्रोसीजर समझ आ गया है? ये हमारी तीसरी बात थी जो हमने आपके साथ डिस्कस की। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और चौथी बात करते हैं। अगर आप नॉर्मल से स्पेशल या स्पेशल टैक्स ईयर से नॉर्मल टैक्स ईयर की तरफ जाना चाहते थे और कमिश्नर ने आपको इजाजत दे दी, तो क्या होगा? सर आपका टैक्स ईयर था 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2022। कमिश्नर ने हाँ कर दी है कि आप स्पेशल से किधर जा रहे हो? अब नॉर्मल की तरफ। 31 दिसंबर 2। अब आपका जब मैं कहता हूँ नॉर्मल टैक्स ईयर, तो एक चीज तो कंफर्म है कि ईयर एंड क्या होगा? और शुरू कब होगा? 1 जुलाई से। अब 31 दिसंबर 2022 के इमीडिएटली बाद 1 जुलाई कब आ रहा है? सर 1 जुलाई 2023 से 30 जून 2024, ऐसा ही है ना? इस डेट पर आपने, इस डेट से आपने अब जंप करना है 1 जुलाई से, यानी जो अगला टैक्स ईयर जहां से शुरू हो रहा है उस डेट तक। तो असल में आपने क्या किया? आप स्पेशल टैक्स ईयर से नॉर्मल टैक्स ईयर पर आ गए, लेकिन दरमियान में कुछ पीरियड रह गया। कितना? 1 जनवरी 2023 से 30 जून 2023। और सर जी मेरी बात समझ आ रही है? नॉर्मल से स्पेशल या स्पेशल से नॉर्मल की तरफ जाते वक्त जो दरमियानी पीरियड होता है, जो दरमियानी पीरियड होता है उसको क्या कहते हैं? ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कहते हैं। जो दरमियानी पीरियड होता है उसको ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कहते हैं। जो दरमियानी पीरियड होता है उसको ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कहते हैं। नॉर्मल से स्पेशल या स्पेशल से नॉर्मल की तरफ जाते वक्त जो दरमियानी पीरियड होता है उसको ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कहते हैं। ट्रांजिशन का मतलब होता ही एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने को, ट्रांसफर करने पर दरमियानी पीरियड को कहते हैं। अच्छा जी, एक बंदा है जिसका नॉर्मल टैक्स ईयर था 1 जुलाई 2020 और ख़त्म हुआ था 30 जून 2021। ये कहता है मुझे स्पेशल टैक्स ईयर पे ले जाएं जो ख़त्म हो रहा हो 30 सितंबर पे। अब अगर ख़त्म 30 सितंबर पे हो रहा होगा तो शुरू कब हो रहा होगा? 1 अक्टूबर पे। 30 जून 2021 के इमीडिएटली बाद 1 अक्टूबर कब आ रहा है? 1 अक्टूबर 2021 इमीडिएटली बाद आ रहा है ना? तो ये 30 सितंबर 2022। अब इसके दरमियानी पीरियड कितना? 1 जुलाई 2021 से 30 सितंबर 2021। ये जो दरमियानी पीरियड है इसको क्या कहा जाएगा? यार मुश्किल तो नहीं लग रहा? नॉर्मल से स्पेशल की तरफ आए हैं, जो दरमियानी पीरियड है वो
ट्रांजिशनल टैक्स ईयर, जो दरमियानी पीरियड है वो ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। तो भाई ये भी हो गया, ये भी हो गया। नॉर्मल से स्पेशल या स्पेशल से नॉर्मल पे है, जो दरमियानी पीरियड है वो ट्रांजिशनल टैक्स ईयर है। तो मैंने अब तक आपको पता है कितनी बातें बता दी, 4 बातें बता दी। बात नंबर 1, नॉर्मल टैक्स ईयर क्या है? यस और नो? यार मेरे साथ जवाब तो दे दोगे ना। नॉर्मल टैक्स ईयर क्या है, पहली बात। दूसरी बात बता दी, स्पेशल टैक्स ईयर। 30 जून 12 माह का पीरियड, 30 जून नॉर्मल, 12 माह का पीरियड 30 जून नहीं स्पेशल, ऐसा ही है। तीसरी बात क्या बताई, नॉर्मल से स्पेशल की तरफ जाएं तो प्रोसीजर क्या है। चौथी बात क्या बताई, नॉर्मल से स्पेशल चले जाएं तो उसके जवाब में एक ट्रांजिशनल टैक्स ईयर की बात आ जाती है। 1 2 3 4 ये चारों बातें आपको बता दी। अब पांचवी बात, नॉर्मल से स्पेशल या स्पेशल से नॉर्मल पे जाएं तो ये पांचवी बात है, इस टैक्स ईयर को डिनोट किससे किया जाएगा? इस टैक्स ईयर को डिनोट किससे किया जाएगा? डिनोट का क्या मतलब होता है? शो किससे किया जाएगा? अगर मैं ये वाली बात कहूं कि इस टैक्स ईयर की इनकम पे जो टैक्स लगेगा वो किस साल के सूलों के मुताबिक लगेगा, तो ये बात भी ठीक है। आ जाओ जरा, सबसे पहले बात करते हैं डिनोट किससे किया जाएगा इसकी। सबसे पहले बात करते हैं अगर नॉर्मल टैक्स ईयर हो तो नॉर्मल टैक्स ईयर कब खत्म होता है? 30 जून 2021। तो उसे किससे डिनोट करेंगे? टैक्स ईयर 2021। अगर यहां पर लिखा हो 30 जून 2023 तो इसे डिनोट किससे करेंगे? और मुश्किल तो नहीं लग रहा, जो ईयर एंड है उसको उसी से डिनोट कर देंगे। अगली बात करते हैं स्पेशल टैक्स ईयर। अगर वो स्पेशल टैक्स ईयर है तो उसको किससे डिनोट करेंगे? ये थोड़ी ट्रिकी बात है, नॉर्मल वाली तो सीधी थी। वो कहता है स्पेशल टैक्स ईयर है 30 सितंबर 2022। तो सबसे पहले डेट देखो ईयर एंड की, उसके बाद मंथ देखो। अगर मंथ 1 से 6 हो तो सेम टैक्स ईयर से डिनोट करेंगे जो लिखा हुआ है, और अगर 7 से 12 हो तो टैक्स ईयर में +1 कर देंगे। इस केस में बताइएगा मंथ कौन सा आ रहा था? सितंबर 9। सर जी 1 से 6 है या 7 से 12 है? अगर 7 से 12 है तो टैक्स ईयर किससे डिनोट करेंगे? और यार मुश्किल तो नहीं लग रहा, जरा आ जाओ, ये 6 बातें लिखी हैं, 6 की 6 डिस्कस करते हैं। 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2022। सबसे पहले बताओ नॉर्मल टैक्स ईयर है स्पेशल टैक्स ईयर है? स्पेशल टैक्स ईयर है। सर स्पेशल टैक्स ईयर है तो इसे डिनोट किससे करेंगे? स्टेप नंबर 1 डेट देखी, स्टेप नंबर 2 मंथ देखा, मंथ 1 से 6 है या 7 से 12 है, तो इसको डिनोट करेंगे टैक्स ईयर 2023। यार मुश्किल तो नहीं लग रहा। अगली बात आ जाओ, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर है 1 जनवरी से 30 जून। क्या इस पीरियड में कमाई गई इनकम पे टैक्स लगेगा? यस। किन असूलों के मुताबिक, किससे डिनोट किया जाएगा? तो इसका जवाब यह है भाई, आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहले आप देखेंगे ये ट्रांजिशनल टैक्स ईयर है। याद रखना ट्रांजिशनल टैक्स ईयर हमेशा 12 माह से कम का पीरियड होता है और ख़त्म हो रहा है 30 जून 2023 पर। फिर दोबारा आपने डेट देखी, फिर आपने मंथ देखा, 1 से 6 है या 7 से 12 है? सर 30 जून का मतलब 6 मंथ है ना, तो जी
ईयर एंड की डेट देखेंगे ना, यानी ओपनिंग भी तो हो रहा है ना। हम ओपनिंग जब जहां से साल शुरू हो रहा है वो वाली तारीख नहीं देखनी, जहां पे साल खत्म हो रहा है वो वाली तारीख देखनी है। तो पहले स्टेप में ईयर एंड की डेट देखी, दूसरे स्टेप में मंथ देखे, और अगर 7 से 12 है तो +1 करेंगे, नहीं तो सेम। यहां पर टैक्स ईयर क्या होगा, और सेम ही होगा ना सर जी। केस नंबर 3, ये 1 जुलाई 2023 से 30 जून 2024, ये तो नॉर्मल टैक्स ईयर है, तो टैक्स ईयर क्या कहेगा 2000। यार मुश्किल तो नहीं लग रहा, अब आपने बताना है जरा, अब आपने बताना है, जरा जवाब दीजिएगा। सर जी 1 जुलाई 2020 से 30 जून 2021 जी नॉर्मल है या स्पेशल है? नॉर्मल टैक्स ईयर है। किससे डिनोट करेंगे? 2000। शाबाश। ये नॉर्मल टैक्स ईयर तो हमेशा सेम होता है, फॉर्मूला इस पे भी अप्लाई होता है। ये 30 6 है, ये 1 से 6 है या 7 से 12 है? 1 से 6 है तो सेम होगा टैक्स ईयर। सर जी अगला देखिएगा, 1 जुलाई 2021 से 30 सितंबर 2021, ये कौन सा टैक्स ईयर है? ट्रांजिशनल टैक्स ईयर है। इसको किससे डिनोट करेंगे? सर ईयर एंड देखा, मंथ देखा, 1 से 6 है या 7 से 12 है? 7 से 12 हो तो क्या कर देंगे, बोलो तो सही, +1 टैक्स ईयर 2000। और मुश्किल तो नहीं लग रहा, आ जाओ आगे। 1 अक्टूबर 2021 से 30 सितंबर 2022, सर ये नॉर्मल है कि स्पेशल है? अच्छा जी अब आ जाओ ईयर एंड डेट पर, 30 सितंबर 2022। सर मुझे बताइए 1 से 6 या 7 से 12? सर जी 9 मंथ है तो ये बन गया 7 से 12, तो डिनोट किससे करेंगे? टैक्स ईयर। सर जी टैक्स ईयर 2023। यार मुश्किल तो नहीं लग रहा सर जी। ये सारी बातें इस टॉपिक में, ये 5 बातें थी, पांचों मैंने आपको करा दी। एक एग्जांपल है वो आपको कराता हूँ, एक बार जो अंग्रेजी लिखी है वो गो थ्रू करा देता हूँ। 2 काम करने हैं सर जी। आ जाओ भाई। सबसे पहला, 3 तरह के टैक्स ईयर है, नॉर्मल, स्पेशल और ट्रांजिशन। नॉर्मल टैक्स ईयर का है, 12 मंथ का पीरियड है, खत्म कब हो रहा है? 30 जून। डिनोट किससे किया जाएगा? जिस साल खत्म हुआ है उसी से ही डिनोट करेंगे। स्पेशल टैक्स ईयर डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल टैक्स ईयर, और वो पर्सन जिसको कमिश्नर अलाउ कर दे के 12 माह यूज करे अदर देन नॉर्मल टैक्स ईयर, उनके लिए सिर्फ स्पेशल टैक्स ईयर होता है। और इसको डिनोट किससे किया जाएगा? मैंने तो आपको शॉर्टकट बता दिया ना, 1 से 6 या 7 से 12। उसको डिनोट किससे करेंगे? उसको डिनोट किससे करेंगे? वो कहता है उसको डिनोट किया जाएगा बाय द कैलेंडर ईयर रेलेवेंट टू नॉर्मल टैक्स ईयर इन विच द क्लोजिंग डेट ऑफ द स्पेशल टैक्स ईयर falls. The board has authority to prescribe any special tax year in respect of any particular class of taxpayer. वो कहता है क्लास ऑफ पर्सन और स्पेशल टैक्स ईयर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग शुगर के लिए 1 अक्टूबर से 30 सितंबर है, एक्सपोर्टिंग राइस और इंश्योरेंस के लिए 31 दिसंबर है। सर डिनोट किससे करेंगे? वो कहता है क्लोज, मैंने कहा मंथ देख लो, 1 से 6 है तो सेम, 7 से 12 है तो अगला। उसने एक जुमला लिखा है, उसने कहा है ईयर एंड जिस नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल कर रहा है उसका ईयर एंड जिस नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल कर रहा है उससे डिनोट करेंगे। अगर आप इस मतलब थ्योरेटिकली ये वाली लाइन ठीक है, और एक्चुअल में मैंने जो आपको बताया उससे कर लीजिए। असल में मैं उसको वैसे भी आपको बता सकता हूँ, जितने अब तक आपको करवाए हैं उन सब में एक चीज देखना,
सर ये स्पेशल टैक्स ईयर है। वो कहता है ये वाली डेट किस नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल कर रही है? 31 दिसंबर 2022 किस नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल कर रही है? तो भाई गौर करोगे तो 1/7/2022 से शुरू हो गए 30/6/2023 इस नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल करेगी। यस और नो? तो कहते हैं उसे उससे डिनोट करेंगे, यानी टैक्स ईयर 2023। यार मेरी बात समझ आ गई है? मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया है, फौरी आपको समझ आ जाएगा। कोई अंग्रेजी उसने लिखी है, आपने ये देखना है ईयर एंड किस नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल कर रहा है, इसको उससे डिनोट करना है। सर जी उसके बाद हमने ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कहा था, नॉर्मल से स्पेशल या स्पेशल से नॉर्मल की तरफ जाते हुए बिटवीन द एंड ऑफ द लास्ट ईयर प्रायर टू चेंज एंड द डेट ऑन विच द चेंज टैक्स ईयर कमेंस। चेंज से पहले और फिर चेंज के बाद, इसके दरमियान का जो पीरियड है वो ट्रांजिशनल टैक्स ईयर है, आपको बता दिया। फिर आ गया चेंज ऑफ टैक्स ईयर, इसकी भी अंग्रेजी पढ़वा दूं। A taxpayer may get permission to adopt special tax year subject to the fulfillment of the following condition. कंडीशन क्या है? पहला, अप्लाई किसको करना है? कमिश्नर को, फॉर चेंज ऑफ टैक्स ईयर नॉर्मल से स्पेशल या स्पेशल से नॉर्मल की तरफ। कमिश्नर ग्रांट कर देगा परमिशन, कब? ओनली अगर कोई कंपेलिंग नीड हो, और जो शराइत चाहे वो भी इंपोज कर सकता है। चेंज ऑफ टैक्स ईयर जो कि कमिश्नर ग्रांट करेगा वो विड्रॉ भी कर सकता है अगर नो लॉन्गर फिजिबल हो आफ्टर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। ऑर्डर ऑफ द कमिश्नर शैल बी टेक इफेक्ट। वो कहता है कमिश्नर का ऑर्डर इफेक्ट लेगा फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ स्पेशल टैक्स ईयर और द नॉर्मल टैक्स ईयर एज मे बी स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर। ऑर्डर में जब से अगला टैक्स ईयर शुरू हो रहा है वहां से उसका इफेक्ट होगा। अगर कोई बंदा डिससेटिस्फाइड है ऑर्डर से तो वो क्या कर देगा? बोर्ड को एप्लीकेशन दे देगा, रिव्यू एप्लीकेशन, नजरसानी की दरख्वास्त दे देगा और बोर्ड का फैसला फाइनल होगा। सर जी मैंने अगर मुझसे को पूछे तो मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने जो वीडियोस आप नहीं देख के आए उनको मैंने आज सारा कवर करवा दिया है। अगर देखा हुआ था तो एक बार रिफ्रेश हो गया है। टारगेट सिर्फ ये है कि कल से हम इसको आगे लेके चलेंगे। एक छोटा हमारे पास 5 मिनट हैं, जरा मेरे साथ तो चलिए, जरा ये कर लेते हैं। मुझे बताएं केस नंबर 1 ये नॉर्मल टैक्स ईयर है या स्पेशल टैक्स ईयर? जरा अब तो बता देंगे। मुझे जरा दूसरा बताइएगा, 1/9/2019 से 31/8। पहला केस डिनोट किससे करेंगे? टैक्स ईयर 2020। दूसरा केस डिनोट किससे करेंगे? 2000, चूंकि ईयर एंड की डेट देखनी होती है, फिर मंथ देखना होता है। अगर 1 से 6 होगा तो सेम, अगर 7 से 12 होगा तो +1। सर ये 8 है तो 2021 हो जाएगा। यस और नो? आ जाओ आगे। वो कहता है टैक्स ईयर बताओ कौन से हैं। पहला देखो, सबसे पहले बताओ 1/9/2020 से 31/8/2022 स्पेशल है। डिनोट किससे करेंगे? सर ईयर एंड देखा, मंथ देखा, +1 करेंगे 2023। 1/1/2022 से 31/12/2022 जी स्पेशल टैक्स ईयर है। किससे डिनोट करेंगे? शाबाश, +1 कर देंगे चूंकि मंथ 7 से 12 है। अच्छा केस नंबर सी 1/4/2022 से 31/3/2023 स्पेशल टैक्स ईयर है। डिनोट किससे करेंगे? क्यों भाई? चूंकि 1 से 6 था, सेम रहेगा 2023। शाबाश, 1 2 3 3 बातें हुई। केस नंबर 4 1/5/2022 से 30/4/2023 ये क्या है सर? स्पेशल टैक्स ईयर है। डिनोट किससे करेंगे? शाबाश। केस नंबर ई 1 साल नॉर्मल टैक्स ईयर। डिनोट किससे करेंगे? उस यार मुश्किल तो नहीं लग रहा? लो सर ये हमारा एरिया, हमने इसको कवर कर लिया। इंशाल्लाह कल आगे चलेंगे। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू।